हेलो एवरीबडी, दिस इज तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे बी एच यू एल एल बी के 2015 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। You can also follow my other playlist on the channel of Indian Polity series, which is very important for the LLB entrances and competitive exams, and the legal current affairs series, the basically the current affairs series, and the DU LLB previous year polity questions with explanation and the other possible questions, and the mock test series of constitution, tort, contract, and the IPC. So आप इसके family law के भी, and I have also started recently the legal aptitude series also, so you can also follow that. You will really be benefited. Okay, then you can also follow us on Edge Imprints by Tarun Kapoor or on Facebook page Edge Imprints. On Instagram you can ask your doubts on Instagram at the Edge Imprint is also a Telegram group. At the rate Edge Imprint is the Twitter handle. You can uh, access these links in the description and the comment section. So our first question is, in which of the following cases Supreme Court recently held that the arming of tribes is unconstitutional? अभी 2015 का पेपर है, तो नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट, कुलदीप नायर वर्सेस स्टेट, लेंडेओ वर्सेस स्टेट, एंड पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। और ये हमारा केस है नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट, वेरी पॉपुलर केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मना करा कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको, जो हमारी स्पेशल पुलिस वो फोर्स होती है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट ना करें टू काउंटर द माओइस्ट, जो माओवादी होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें कि इनको हथियार ना दें, इनको स्पेशल पुलिस ऑफ फोर्स में ना डालें ट्राइबल्स को। नेक्स्ट है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज़ अ नो प्रोविजन टू गिव इम्यूनिटी from criminal prosecution to the prime minister, chief minister, ministers, all of the above। ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। किसी को भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए हमने इम्यूनिटी नहीं दी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो। मगर आप सोच रहे होंगे कि देर आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम देते हैं, ठीक है, जो हमारे संसदीय हम जो विशेष अधिकार देते हैं, वो अधिकार सिर्फ हम हमारे सिविल केसेस में देते हैं। वी डू नॉट गिव देम इन द क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ओके, दैट्स वाई इधर ऑल ऑफ द अबव है। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही, हमारे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं, और राष्ट्रपति को ही हमने जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे रखी है। ठीक है, तो वो हमारे राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शन में आता है। जो नेक्स्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ बीन गिवन स्टेट्यूटरी स्टेटस। स्टेट्यूटरी का मतलब स्टेट्यूट में डाला गया। देन 25 अगस्त 1990, 25 अगस्त 1996, 98 और 97। और इस 1998 के अंदर ऑर्डिनेंस से हमने इसे स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया था। 2003 में हमने प्रॉपरली दे दिया था। अब जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस और कमीशन है, बेसिकली इसका काम क्या है, करप्शन से रिलेटेड केसेस को डील करना। ठीक है, और हमारा जो हमने इसको देखा है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी शुरू में इस्टेब्लिश करी गई थी। ओके, देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कनाडा में हुआ था ओरिजिनेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारा हुआ था, हमने कहाँ से लिया है, बेसिकली हमने भी यूएसए से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैव परमानेंट बेंच एट पणजी। पणजी जो हमारी गोवा की राजधानी है। ठीक है, तो जो बम्बई, कोलकाता, कर्नाटका और दिल्ली। तो बम्बई के अंदर है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। बॉम्बे महाराष्ट्र तो आएगा ही, महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसी के अंदर हमारा गोवा की भी जितने भी केसेस होते हैं, वो गोवा की भी हाई कोर्ट हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। कॉमन हाई कोर्ट है बेसिकली, हम कह सकते हैं। और जो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अब 2020 में ही उसे दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वो भी इसमें आती हैं। गोवा, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये सारी बॉम्बे हाई कोर्ट में आती है। अब जिसका प्रिंसिपल बेंच है, जो प्रिंसिपल बेंच है वो मुंबई में ही है, मगर जो इसके अदर बेंचेज हैं वो पणजी में हैं, नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है। 3 अदर ब्रांचेज। ठीक है, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी, ये अदर बेंचेस हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हमारे यूनियन टेरिटरी है वो भी लगती है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसका प्रिंसिपल बेंच कोलकाता में ही है, मगर जो पोर्ट ब्लेयर है वो उसका एक सर्किट बेंच है वहाँ पर। ओके, देन हमारा दिल्ली हो गया, देन कर्नाटका। देन हमारा जाता है देन रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
जो है 65 है, 62 है, 60 है, 55 है। तो ये हमारी 65 है, 65 या हम कह सकते हैं 5 ईयर्स ऑफ टर्म, जो भी पहले आएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये ऑफिस 2005 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। ये भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और अदर नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन, मतलब कि 10 से ज़्यादा अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं अदर। ठीक है। और अलग से हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 3 मेंबर्स की रिकमेंडेशन कमेटी के ऊपर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी होता है, और तीसरा जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, वो तीनों मेंबर्स की एक कमेटी होती है, वो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके। देन हमारा आ जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1953, 1952, 51 एंड 50। 50 के अंदर आया था फेडरल कोर्ट को। हमारी डेट है 28 जनवरी 1950 को हमारी बेसिकली इनोग्रेशन डेट है सुप्रीम कोर्ट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, फेडरल है, क्वासी फेडरल है, नन ऑफ द अबव है। सो इट इज़ क्वासी फेडरल। Which portion of the Indian Constitution reflects the minds and the ideals of its framers? देखिए, प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो प्रेम्बल है, प्रेम्बल का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सार, एसेंस हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे संविधान सभा के मेंबर्स की थिंकिंग थी, क्या आइडियाज़ थे, वो किस तरह की भारत की कल्पना कर रहे थे, वो किस तरह के राइट्स और लाइबिलिटीज़ देना, अधिकार देना चाह रहे थे, किस तरह की चीज़ें देना चाह रहे थे इंडियंस को, किस तरह की भारत की कल्पना कर रहे थे। एवरीथिंग द रिफ्लेक्ट्स अ माइंड इन द आइडल्स जो थे वो हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। ओके। जो प्रेम्बल हमने कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से लिया है। ठीक है। इसमें कौन सी अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल में, जिससे 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिए हैं? रशियन रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, मार्क्सियन थॉट्स और गांधीयन थॉट्स। ये हमने सारे आइडल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। और रशियन रेवोल्यूशन से हमने इंपॉर्टेंट क्या लिया है? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जो हमने बात करी है न्याय की, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस की हमने बात करी है, वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आ जाता है फाइट, मतलब कि इसमें से अलग बताइए, अलग क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियसली राइट टू प्रॉपर्टी इसमें अलग है, बिकॉज सारे के सारे अदर्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट हम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को 31 आर्टिकल था पहले, उसे डिलीट कर दिया गया, अब इसे 300A में इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, the fundamental rights are available against the legislature, executive, judiciary, state। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, मगर इससे इधर क्या है, एक थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि देर आर 4 राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ओके। तो जैसे हमारा आर्टिकल 17 जो हमारा 15(2) है या 17 है, ठीक है, तो 23, 24 हैं, ये चारों राइट्स जो हैं वो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 है, अब अनटचेबिलिटी है, कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्सन के साथ छुआछूत की प्रैक्टिस को करता है, तो जो जिस भी पर्सन के साथ वो छुआछूत की प्रथा को करा गया है, तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। और अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, उसको सजा हो सकती है। दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि ये एक देयर आर सम राइट्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, मगर एज अ होल हम ऐसे कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट्स रिलेटिंग टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर कंटेन्ड इन 25 to 30, 26 to 30, 25 to 28, 25 to 31। सो हमारा करेक्ट आंसर है 25 to 28। ठीक है। हमारा जो सबसे पहले कॉन्शाइंस की बात करी गई है, फिर उसकी बात करी गई है कि हमारा कोई टैक्सेशन नहीं होगा, या ये दीज आर काइंड्स ऑफ राइट्स विच आर अवेलेबल टू द इन द काइंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके।
नेक्स्ट है हमारा द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट 78, 89, 79 एंड 80। तो पहला हमारा आर्टिकल ही 79 जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं और हाउस ऑफ पीपल है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस, राज्यसभा, एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस, जिसको हम कह सकते हैं हमारे हाउस ऑफ पीपल। अब जो हमारा 79, अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कहते हैं हम, बिकॉज कोई भी बिल पास होगा पार्लियामेंट से, संसद से, तो एक्ट में तभी बनेगा, कानून तभी बनेगा जब वो हमारे प्रेसिडेंट उसे असेंट देंगे। ठीक है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वो मेंबर नहीं है मगर फिर भी इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। नेक्स्ट है द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड साउंड वोट, वेटो, इनडायरेक्ट वोट, कास्टिंग वोट। द करेक्ट आंसर इज कास्टिंग वोट। अब हाउ कास्टिंग वोट, बिकॉज कभी भी स्पीकर पहली बारी में जब वोटिंग डलती है वोट नहीं डालते हैं। जब दोनों, जैसे सपोज कोई बिल पास हो रहा है और उसके ऊपर ना भी और हाँ भी, येस और नो बराबर बराबर 10-10 जिन्हों ने वोट दे दिया है, तो अब वो बिल को पास कराने के लिए या उसे साइड करने के लिए, उसे नो करने के लिए एक वोट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसको सेटल डाउन करने के लिए, उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, जब दोनों तरफ से इक्वल वोट्स आएंगे तो हमारे स्पीकर कास्टिंग वोट देंगे, उस डेडलॉक को रिजॉल्व करेंगे। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज कास्टिंग वोट, दिस इज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। Next is the maximum strength of Rajya Sabha 250, 245, 240, 200. Correct answer is 250 is the maximum strength. नेक्स्ट है हमारा इन द स्टेट्स विद बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, बाईकैमरल मतलब जिसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सिमिलरली कुछ स्टेट्स के अंदर हमारे दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, तो अपर हाउस इज नोन एज विधान परिषद, विधानसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो हमारे अपर हाउस को हम कहते हैं विधान परिषद, और जो हमारा लोअर हाउस होता है, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको हम विधानसभा कहते हैं। और विधान परिषद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत, 9th, 10th, 11th, 12th। ऑब्वियसली हमारा 11th है। 12वां जो है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करता है, म्यूनिसपैलिटीज़ की बात करता है। 10th हमारा एंटीस जो हमारा डिफेक्शन लो है उसकी बात करता है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी प्रेसिडेंट को सबमिट होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी, पार्लियामेंट को होगी, या वाइस प्रेसिडेंट को होगी। सो एनुअल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। देन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट आंसर इज 22. ओके, next question, all India services come under article 310, 312, 316 और 319। द करेक्ट आंसर इज 312 बिकॉज इसके अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। लाइक हमारा जैसे यूपी, हमारी जो यूपीएससी इज एन ऑल इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है, जैसे आपको कल बताया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 hour इन द लोकसभा? 15 minutes, हाफ एन आवर, 1 hour, नॉट स्पेसिफाइड। ऑब्वियसली नॉट स्पेसिफाइड, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं। 0 hour हमारी एक इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर, जिसमें एक इनफॉर्मल, एक किस्म की डिवाइस हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी है कि वो विदाउट एनी नोटिस कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही 11 बजते हैं हमारा, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, सेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 बजे तक 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर जैसे ही 1 घंटे का ख़त्म होता है, उसके बाद हमारे जो हमारा क्वेश्चन 0 hour स्टार्ट होता है। 0 hour का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, जब तक हमारा एजेंडा स्टार्ट नहीं हुआ है डे का, वो तब तक हमारा जो 0 hour चलता रहता है। नेक्स्ट है द लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर इज सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और प्रेम्बल। तो हमारी जो लॉ मेकिंग पावर है फंडामेंटल राइट्स के लिए बेसिकली सब्जेक्टेड है। वी हैव टू फॉलो द फंडामेंटल राइट्स, ओके, बिकॉज दीज आर इन्फोर्सेबल राइट्स, जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। दैट्स वाई स्टेट को भी ध्यान रखना पड़ता है लॉ बनाते वक्त इनको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बोथ, दोनों ही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो उनकी
जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है जिनको बाद में रेफरेंस लिया जाता है। ये लोअर कोर्ट्स उनका रेफरेंस ले सकती हैं कि कोई ऐसा केस, सिमिलर केस डिसाइड हुआ है तो उससे रेफरेंस लिया जा सकता है, कोई दे भी सकता है, उसको कोई लोअर कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती है। और सपोज एनी पर्सन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, सेकंड जो प्रोविजन कहता है कोर्ट ऑफ कोर्ट का कि कोई पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करता है, देन उसको हम फाइन भी लगा सकते हैं, उसे जेल भी कर सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी आइटम्स वर देयर इन द 9th शेड्यूल व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस? 8, 9, इट्स 8. Next question, right to fly national flag is a fundamental right, not a fundamental right, fundamental duty and directive principle. So it is a fundamental right, one of its judgment हमें दिल्ली हाई कोर्ट की judgment थी, so it is a fundamental right. Next है, is the Supreme Court bound by its own decisions? Yes, no, depends on the case, none of the above. Obviously no, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। ठीक है, तो अब रिव्यू के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा मगर उसको चेंज करके केशवानंद भारती केस में कुछ और कहा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकती है, वो अपने प्रीवियस अपने डिसीजन से बाइंडिंग नहीं है, चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स ऑल फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, नो फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 है, अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और हमारे 359 आर्टिकल के अंदर वो सभी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में डालते हैं और उसे पास करते हैं वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 आपके पास हमेशा रहेंगे, उसको प्रेसिडेंट ऑर्डर से भी नहीं सस्पेंड किया जा सकता, उनके एनफोर्समेंट को। नेक्स्ट है, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन गोज टू जुडिशरी, एग्जैक्टिव, लॉ डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर। अब देखिए इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सिंपल सी, तो टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन किसके पास है? लोग, जुडिशरी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 26, अगस्त 15, May 26, November 26। ऑब्वियसली November 26 बिकॉज आपने प्रेम्बल का टेक्स्ट भी पढ़ा होगा, तो उसमें हमने क्या लिखा है कि वी अडॉप्ट, हमने कब करा अडॉप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। सो ऑन दिस डे वी मेक कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो हम कहते हैं संविधान दिवस, उसको हम नेशनल लॉ डे के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट है, these are the questions of 2015 of BHU LLB. So आप, मुझे लगता है कि आपको सब समझ आया होगा। आपको नहीं आया तो you can ask in the comment section and do like, share and please share these videos to your friends and comment so that I feel more motivated, or subscribe the channel and don't forget to click on the bell button below so that you can get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you all in the next session.